नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। टैग टीवी के दुनिया भर में फैले हुए सभी व्यूअर्स का मैं यानी गौरव शर्मा तहे दिल से इस शो में स्वागत करता हूं। आज के अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कश्मीर के बारे में कुछ ऐसी बातें यहां करेंगे जो शायद आपने बहुत ज़्यादा ना सुनी हो। कश्मीर का एक ऐसा इतिहास, उसकी एक ऐसी अनकही कहानी जिसकी चर्चा आज बहुत ज़्यादा नहीं होती। कश्मीर को जिस तरह से पिछले 70-80 सालों में जिस वन साइडेड एजेंडा का सामना करना पड़ा है, वो भारत के लिए भी और ख़ास करके कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदाई रहा है। वहाँ के लोगों ने बहुत कुछ झेला है और आज भी बहुत कुछ झेल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन की फर्स्ट एनिवर्सरी 5 अगस्त को मनाई गई। अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या वहाँ ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन कुछ बदली है, और अगर नहीं बदली तो उसे कैसे बदला जाए। एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A तो सिर्फ एक पहला कदम है। इसके आगे की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। भारत के मेनलैंड के आम नागरिक और एक आम कश्मीरी के बीच में अभी भी एक मिसकम्युनिकेशन या मिसट्रस्ट है। दोनों एक दूसरे के भाई बंधु होते हुए भी एक दूसरे को ठीक से नहीं पहचानते हैं। आज की इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम एक किताब का इंट्रोडक्शन आपसे कराना चाहते हैं। इस किताब का नाम है द वैली ऑफ कश्मीर, जिसको लिखा था सर वॉल्टर आर लॉरेंस ने, जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में एक सिविल सर्वेंट था और जिसे छापा गया था 1895 यानी 1895 में। सर वॉल्टर लॉरेंस ने 1889 से 1894 1889 टू 1894 तक जम्मू और कश्मीर में एज सेटलमेंट कमिश्नर काम किया, जिस दौरान उसने पूरा कश्मीर घूमा और ख़ास करके कश्मीर घाटी में बहुत समय बिताया। इस किताब में उसने अपने बहुत से अनुभव बताए और जम्मू और कश्मीर के आर्किटेक्चर, वहाँ की ज्योग्राफी, फ़िज़िकल और पॉलिटिकल हिस्ट्री, रिलीजन्स और सोसाइटी को बहुत डिटेल में बताया है। एक तरह से इस किताब को आज भी कश्मीर की एनसाइक्लोपीडिया की तरह ही माना जाता है। इस किताब का रेफरेंस मिलने से भारत के मेनलैंड में रहने वाले एक आम नागरिक और आज के कश्मीरी को भी यह पता चलेगा कि उसका इतिहास क्या है, उसके पुरखे कौन हैं, वो किसके वंश से हैं। इस किताब का रेफरेंस हम इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि ये आज के कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट से बहुत साल पहले का है। तब ना तो भारत का बंटवारा हुआ था और ना ही पाकिस्तान बना था। क्योंकि ये किताब आरएसएस और बीजेपी के भी बनने से बहुत साल पहले एक अंग्रेज़ अधिकारी ने लिखी थी, तो हम एक और इल्ज़ाम से बरी हो जाते हैं कि ये कोई परवर्टेड एजेंडा ड्रिवन किताब है। नहीं तो आजकल लेफ़्ट के हमारे दोस्त सारे आर्ग्यूमेंट किसी को भी हिंदू रेडिकल बोलकर बस ख़त्म कर देते हैं। आई होप कि वो कम से कम सर वॉल्टर लॉरेंस को तो संघी या बीजेपी का एजेंट नहीं बोलेंगे। आज जब आप कश्मीर शब्द सुनते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या विचार आता है? एक कॉन्फ्लिक्ट जोन, लड़ाई झगड़ा, डिवाइडेड टेरिटरी, आर्मी जोन्स, पत्थरबाजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर क्या सिचुएशन हमेशा से ही वहाँ ऐसी रही है? भारत जैसा देश जिसका लिखित इतिहास कम से कम 5000 साल का है, 100-125 साल कोई बहुत लंबा समय नहीं होता। सबसे पहले तो हमें किसी भी समस्या को समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ता है। कश्मीर 100-125 साल पहले क्या था, कैसा था? वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे थे, कल्चर क्या था? और सेकंड स्टेप फिर होगा कि आखिर वहाँ क्या हुआ। आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि आखिर कश्मीर आज से 4-5 जनरेशन्स पहले आखिर था कैसा। एनसाइक्लोपीडिया मानी जाने वाली 400-500 पन्नों की इस किताब को मेरे या किसी के लिए भी 20-25 मिनट में समराइज़ कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक हम अपने व्यूअर्स को रेलेवेंट रेफरेंस इस किताब से देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। सर वॉल्टर लॉरेंस कहता है कि कश्मीर इज़ अ वेरी ओल्ड कंट्री
and its people are very old fashioned. Those who have studied the history of Kashmir say that the people have not changed much since the times of ancient Hindu kings. यानी कि कश्मीर एक पुराना देश है और उस वहाँ पे रहने वाले लोग एंशियंट हिंदू किंग्स यानी पहले के हिंदू राजाओं के समय से भी जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। आगे हम वो लिखता है जो तथ्य हैं वो ये दिखाते हैं, जो फैक्ट्स हैं वो ये दिखाते हैं कि क्राइम इज़ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन कश्मीर, यानी कि कश्मीर के अंदर वहाँ क्राइम बिल्कुल था ही नहीं। क्राइम्स ऑफ डिसऑनेस्टी मे बी सेड टू एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंट अमंग द पेजेंट्स। वहाँ पे रहने वाले जो किसान हैं वहाँ पे डिसऑनेस्टी भी एक आपको एग्जिस्टेंस में दिखेगी ही नहीं। आगे हम देखेंगे कि वॉल्टर लॉरेंस कश्मीरियों के नेशनल कैरेक्टर के बारे में क्या कहता है। वो लिखता है दैट द कश्मीरीज आर वेरी अनस्टेबल एंड वेरी प्रोन टू गिव अनड्यू वेट टू र्यूमर्स, यानी कि वहाँ के लोग बहुत इमोशनल हैं और वो अफवाहों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो आगे ये भी लिखता है दैट द कश्मीरी इज़ रूल्ड बाय रवाज एंड इज़ कॉन्टेंट टू अबाइड बाय द आइन ऑफ द कंट्री, यानी कि वहाँ के लोग अपने कस्टम्स और कल्चर्स को आज भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और वो इस बात से खुश हैं कि जिस तरीके का उनका आइन है वो उसको फॉलो करके अपना जीवन बिता सकते हैं। आगे अपनी इस किताब में सर वॉल्टर लॉरेंस ने कश्मीर की आर्कियोलॉजी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। वो लिखता है द वैली ऑफ कश्मीर इज़ द होली लैंड ऑफ द हिंदूज़ एंड आई हैव रेयरली बीन इन एनी विलेज विच कैन नॉट शो सम रेलिक ऑफ एंटिक्विटी। उसने जब भी कश्मीर वैली में ट्रैवल किया उसे बहुत सारे कश्मीरी मंदिर मिले और उसने असंख्य शिवलिंग का दर्शन किया। ऐसे ही असंख्य मंदिरों में से एक मंदिर है 84 खंबा, एक मंदिर है सन टेम्पल, और जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो समय है सम्राट ललित आदित्य का समय जो 693 AD से 729 AD का है, जिस समय एक किताब राज तरंगिनी भी लिखी गई थी। और अगर हम थोड़ा सा आर्कियोलॉजी के बारे में और पढ़ते हैं तो सर वॉल्टर लॉरेंस लिखता है कि यहाँ पे जो मंदिर हैं वो कम से कम 2000 साल से भी पुराने हैं। वॉल्टर लॉरेंस एक और बात लिखता है द सुपीरियॉरिटी ऑफ द कश्मीरियन आर्किटेक्चर over all other Indian buildings would appear to have been known to the Hindus themselves। जो हिंदू शिल्पकार थे वो यहाँ के आर्किटेक्ट्स माने गए और उन्होंने इस तरीके की बिल्डिंग्स बनाई जो शायद उसे पूरे भारत में कहीं और नहीं देखने को मिली। जब वॉल्टर लॉरेंस मंदिरों की बात करता है तो वो असंख्य बुद्धिस्ट श्राइन्स के बारे में भी बात करता है। वो लिखता है उन मंदिरों और बुद्धिस्ट जगहों के बारे में जिन्हें सिकंदर शाह मीरी, जिसे हम सिकंदर बुतशिकन के नाम से भी जानते हैं, उसने उन मंदिरों को तोड़ा। वो लिखता है ही वॉज रेनिंग एट द पीरियड ऑफ तैमूर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया विद whom he exchanged friendly presents, from whom I suppose he may have received a present of the villainous Salpeter. This is not at all unlikely, for the furious Temur Lane was as great an idol breaker as सिकंदर himself। यानी कि जिस तरीके से तैमूर बहुत सारे मंदिरों को तोड़ता रहा उसी तरीके से सिकंदर शाह मीरी यानी सिकंदर बुतशिकन ने कश्मीर में बहुत सारे मंदिर और बुद्धिस्ट मंदिरों को तोड़ा। वॉल्टर लॉरेंस पॉलिटिकल हिस्ट्री के अपने इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करता है। वो लिखता है Kashmir can claim the distinction of being the only region of India which possesses an uninterrupted series of written records of its history। और इसी के चलते उसने आगे लिखा कि राज तिरंगिनी नाम की जो किताब कश्मीर के एक पोएट कल्हाना ने लिखी वो सन 1148 में लिखी गई, जिसमें उसने पुराने सारे डायनेस्टीज़ के बारे में जिन्होंने कश्मीर को अब तक रूल किया था उसके बारे में डिटेल में संस्कृत में लिखा है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि कश्मीर का जो नाम है वो कश्यप ऋषि के नाम से रखा गया। वॉल्टर लॉरेंस लिखता है फॉर द पीरियड ऑफ द मुगल रूल वी कैन यूटिलाइज द वर्क्स ऑफ हैदर मलिक, मोहम्मद आजिम एंड नारायण कुल। यानी कि एक तरीके से कश्मीर का इतिहास हमेशा से ही लिखित रहा है।
वो आगे लिखता है, एवरी एजुकेटेड हिंदू एंड मोस्ट मुसलमान्स इन कश्मीर बिलीव दैट द वैली वॉज वंस अ वास्ट लेक ऑन विच द गॉडेस पार्वती सेल्ड इन अ प्लेजर बोट। यानी कि वहाँ पे रहने वाले 93% मुसलमान भी उस समय इस बात पर विश्वास रखते थे कि यहाँ पर कभी गॉडेस पार्वती का निवास रहा था। उनके नाम पर सतीसर नाम का एक लेक भी वहाँ पर मौजूद है। स्टैटिस्टिक्स को लेकर वॉल्टर लॉरेंस लिखता है कि 93% जो कश्मीर की पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है और 7% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू पॉपुलेशन है, बट द इंटेलेक्चुअल क्लास स्टिल बिलोंग्ड टू हिंदूज़। यानी कि जो वहाँ का बौद्धिक वर्ग था वो अभी भी हिंदुओं के पास ही था। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हिंदू इतिहास कश्मीर में इतने समय तक रहा तो वहाँ पर 93% पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान किस तरीके से बनी। तो जैसा कि बाकी भारत के हिस्सों में हुआ, वहाँ पर भी कश्मीर में भी कन्वर्जन्स बहुत वाइड स्केल हुए। वॉल्टर लॉरेंस लिखता है, द विक्टिम्स ऑफ दीज फील्ड्स वर द पंडित्स, द शियाज एंड द बॉम्बास ऑफ द झेलम वैली। वो लिखता है कि द पंडित्स हु फॉर्मली वोर मुस्टाश वर फोर्स्ड टू ग्रो बियर्ड्स, टर्बन्स एंड शूज़ वर फॉरबिडन। उन्हें अपने माथे पर टीका लगाना भी वर्जित था, मना था। वॉल्टर लॉरेंस लिखता है कि अता मोहम्मद खान एक खूंखार शासक था और उसका खौफ इतना था कि वहाँ पर हिंदू अपनी बेटियों की इज़्ज़त आबरू बचाने के लिए या तो उनके सर मुंडवा देते थे या उनकी नाक काट दिया करते थे। वो लिखता है कि वो समय इतना ख़तरनाक था कि कोई भी मुसलमान किसी पंडित को मिलता था तो मुसलमान उस पंडित की बैक पे चढ़ जाता था और उसे कहता था, यू आर अ ब्राह्मण एंड आई विल माउंट यू। तो आप सोच ही सकते हैं कि वो समय कितना ख़तरनाक रहा होगा। आगे चलते हुए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहता हूँ जो वॉल्टर लॉरेंस ने लिखी। वो लिखता है, द इनडिफरेंस शोन इन द मैटर ऑफ मॉस्क एंड मुल्लाज may be accounted for by the fact that the Kashmiri Sunnis are only Muslims in name। यानी कि वो लिखता है कि आज भी वो अपने आप को हिंदू ही मानते हैं एंड द रिलीजन ऑफ इस्लाम इज़ टू एब्स्ट्रैक्ट टू सेटिस्फाई देयर सुपरस्टिशियस क्रेविंग्स। वो लिखता है कि फतेहपुरा और वारीपुरा में जो फुटप्रिंट हमें मिलते हैं उसे मुसलमान कदमा रसूल यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद के फुटप्रिंट मानते हैं और हिंदू उसी को विष्णु के फुटप्रिंट मानते हैं। वो लिखता है, इट वॉज ओनली नेचुरल दैट द मुसलमान्स व्हेन दे वर कन्वर्टेड टू इस्लाम शुड क्लिंच विद टेंडरनेस टू देयर ओल्ड रिलीजियस प्लेसेस। यानी कि वहाँ के मुसलमान जो अब बन गए हैं मुसलमान, उन्होंने उनके मन में आज भी अपने रिलीजियस प्लेसेस के लिए वही श्रद्धा है जो कभी पहले थी। जिस तरीके का भाईचारा कश्मीरी मुसलमान और हिंदुओं के बीच में वॉल्टर लॉरेंस ने देखा, उसका मेन रीज़न उसने यही बताया कि जो कश्मीरी मुसलमान हैं उन्होंने अपना पुराना हिंदू धर्म एक्चुअल में कभी छोड़ा ही नहीं। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में आपसे बताया था कि 400-500 पेजेस की एक किताब को 20-25 मिनट की एक वीडियो में समराइज़ कर पाना शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन हमने आपको देने की कोशिश की है जिससे आज की सिचुएशन में हम कश्मीर को एक नए तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। गिवन द कंडीशन जिसमें कश्मीर आज है, वहाँ किस तरीके से सोसाइटी चेंज होगी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, इस तरीके की किताब हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। आगे आने वाले समय में भी हमारी कोशिश यही होगी कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करें जो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आपके सामने रखें। आप एक बहुत ही समझदार व्यूअर हैं और मुझे लगता है कि हम आगे आने वाले समय में एक मोनोलॉग के फॉर्म में या कभी एक पैनल डिस्कशन के फॉर्म में और अच्छी इन्फॉर्मेशन और न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। स्टे सेफ, stay blessed।